जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार क्या है? सबसे पहले तो हम यह देखेंगे दोस्तों, मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। दोस्तों, यह यूएसए से लिया गया, यूएसए के संविधान से। अब आप कहेंगे सर, यह जन्म से कैसे प्राप्त होता है? देखिए, वे अधिकार जो जन्म से प्राप्त हों वही है मूल अधिकार। अब यदि कोई बच्चा जिसका जन्म होता है, अभी वह अच्छे से बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब भी उसे कोई कष्ट होता है तो वह रोता है, वह कहीं ना कहीं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। जब वह खुश होता है तो वह हंसता है, तो हंसने और रोने के माध्यम से वह कहीं ना कहीं जो है अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। तो यह क्या है? यह स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि उसने किसी से पूछकर न रोया, न किसी से पूछकर हंसा। तो बच्चा न किसी से पूछकर रोया, न किसी से हंसा, न किसी से पूछकर हंसा, तो वह कहीं ना कहीं अपने आप में स्वतंत्र है। दोस्तों, मूल अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, इसे नैसर्गिक कहते हैं, अतः यह नैसर्गिक होता है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं मूल अधिकार के प्रकार। मूल अधिकार कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, पहले जो है मूल अधिकार 7 प्रकार थे, परंतु वर्तमान में इसे घटाकर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में अभी ये 6 हैं। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो आइए देखते हैं समानता का अधिकार होता क्या है, समानता कहते किसे। सबसे पहले तो यह जानना बहुत ही आवश्यक है। समानता देखिए, जहाँ पे लिंग, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, वही समानता है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि यह कौन सी समानता है? तो समानता का जो है वास्तविक अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। देखिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। छुआछूत पहले क्या था? उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को जो है अछूत समझते थे, कहते थे अरे तुम दूर रहो। तो वहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो रहा। कहाँ वहाँ समानता है? कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति के घर पे आया तो उसे फर्श पे बैठा दिया जाता था। यह समानता नहीं है, यहाँ भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। समानता का वास्तविक अर्थ तो यह है कि यदि वह उच्च वर्ग का व्यक्ति फर्श पर बैठा है तो निम्न वर्ग का व्यक्ति भी फर्श पर बैठेगा। यदि उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है चारपाई पे बैठा है तो निम्न वर्ग का भी व्यक्ति चारपाई पे बैठेगा। चारपाई तो देनी चाहिए यदि वह चारपाई पे बैठा है, लेकिन लोग छुआछूत, उन्हें अछूत समझते थे। तो यहाँ पे छुआछूत कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। तो समानता का क्या अर्थ है? जहाँ पे जन्म स्थान, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, वही समानता का अधिकार है। अब आप कहेंगे कि जाति के आधार पर तो बता दिया आपने, लिंग के आधार पर कैसे भेदभाव उत्पन्न होता है? अब देखिए, एक ही घर में एक भाई बहन है, एक भाई है और एक बहन है, एक ही माता पिता के संतान हैं। तो क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ाने की बात आती है तो जनरली हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में जो है अभी भी सरकार ने कड़ा कदम तो उठाया है, लेकिन अभी भी कुछ बुराइयां, सामाजिक बुराइयां जो है समाज में विद्यमान हैं। तो दोस्तों, वहीं लड़के का पिता लड़के को आप देखेंगे कि किसी उच्च विद्यालय में भेजता है, जहाँ पे हाई फैसिलिटी उपलब्ध हो, अच्छे अध्यापक उपलब्ध हों,
लेकिन जब लड़की को पढ़ाने की बात आती है तो लोग कहते हैं क्या करेगी ज़्यादा पढ़ लिख कर, दूसरे के ही घर तो जाना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। लड़की है, दूसरे के घर जाना है, तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं। आप कहेंगे अब धर्म के स्थान पर कैसे भेदभाव उत्पन्न होता है। आपके साथ किसी प्रकार का शोषण हुआ समाज में, किसी व्यक्ति ने आपको मारा पीटा और आप थाने गए, ठीक, आप अपने क्षेत्र के थाने में पहुंचे और वहाँ के दरोगा जी, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, वे, आपकी गलती तो नहीं है, जो जिस व्यक्ति ने आपका शोषण किया उस व्यक्ति की कास्ट और दरोगा जी की कास्ट समान है। तो अब दरोगा जी को वहाँ कहीं ना कहीं प्राय या होना नहीं चाहिए, लेकिन 10% तो लोग देखने को मिल ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मन में यह भाव उत्पन्न होता, अरे यह तो मेरी जाति का है, इसको कैसे जो है सज़ा दिया जाए, कैसे इसके ऊपर जो है FIR किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या जाति देखी कि नहीं उन्होंने जाति देखी कि यह मेरे जाति का व्यक्ति है। भले ही आप वहाँ पर सही रहे हों, लेकिन लोग जाति देखते हैं। आप अभी अपने कार्यालय के, अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुँचे और वह किसी ऊंची जाति से संबंध रखते हैं। अभी तो हमारी सरकार जो है ऊंची और नीची जाति के इस मिथ्य को जो है समाप्त करने का कार्य कर रही है, लेकिन अभी यह पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं यह समाज में सामाजिक बुराई के रूप में विद्यमान है। तो आप जिला अधिकारी के कार्यालय पर पहुँचे और जिला अधिकारी किसी उच्च जाति से संबंध रखते हैं, तो आपका जो विपक्षी दल है वह भी उच्च जाति का है। तो जिला अधिकारी के मन में भी यह भाव आएगा कि कैसे मैं उसको जो है उसके विरुद्ध जो है सज़ा सुनाऊं, कैसे उसके विरुद्ध फैसला लिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ जाति आ रही है। उसी प्रकार से यदि दो धर्म के लोगों, कोई एक मुस्लिम है कोई एक हिंदू है, दो लोगों में जो है विवाद उत्पन्न होता है और दोनों लोग कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के थाने में जाते हैं, तो क्या होता है, यदि थाने का थाना अध्यक्ष मुस्लिम है तो वह मुस्लिम का पक्ष लेना चाहेगा। अधिकतर मामलों में बता रहा हूँ, क्योंकि प्रायः अभी भी सामाजिक बुराइयां, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, यह ऐसा विषय है कि इस पर ज़्यादा बोलना भी जो है हानिकारक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यह बातें बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वह थाना अध्यक्ष हिंदू और मुस्लिम में भेद करेगा, क्यों, लेकिन जबकि उसका कर्म यह है कि वह दोनों को समान समझे, लेकिन वह दोनों में भेद उत्पन्न करने का प्रयास करेगा कि नहीं, यह तो मेरे धर्म का है, इसके खिलाफ कैसे मैं जो है कार्रवाई कर सकता हूँ। तो यही है दोस्तों धर्म के विरुद्ध। अब इसी प्रकार जन्म स्थान, यदि आप दिल्ली में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली में आपका किसी दिल्ली के ही व्यक्ति से विवाद हो जाता है और आप थाना पहुंचते हैं, तो वहाँ का थाना अध्यक्ष यदि दिल्ली का है तो वह कहेगा भाई ये यूपी से आके यहाँ जो है विवाद उत्पन्न कर रहा है। भले ही आप इस स्थिति में जो है सही हों, आप सच्चाई का सामना कर रहे हों, सच्चाई की तरफ से हों, लेकिन जो है कहेगा कि यह उत्तर प्रदेश से आके यहाँ जो है बदमाशी कर रहा है, आपको उल्टा धमकाएगा। तो यही है, देखिए यही है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव जहाँ समाप्त हो जाए, सभी को समान समझा जाए, वही है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा है। तो आइए देखते हैं, यह हो गया हमारा समानता का अधिकार। आइए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। देखिए अभी मैंने स्वतंत्रता का एक एग्जाम्पल दिया आपको बच्चे का, उसी प्रकार से देखिए यदि व्यक्ति को मौलिक अधिकार न प्राप्त होते तो अपना विकास कभी नहीं कर पाता। अब जैसे देखिए कोई भी सरकार है, देखिए यह तो राजनीतिक मसला हो जाता है कि सरकारें आपस में इधर उधर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है पक्ष पे, पक्ष कटाक्ष कर रहा है विपक्ष पर।
तो यदि किसी आम व्यक्ति को मौलिक अधिकार न प्राप्त होते, अब उसको रोजगार की ज़रूरत है और आप अनर्गल बातें किए जा रहे हैं, तो यदि वह रोजगार के मुद्दे पर जो है, बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि उसे मूल अधिकार में स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वह आपके विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सकता है, आपके विरुद्ध नारे लगा सकता है, क्योंकि भाई उसे रोजगार चाहिए, आप दिए कुछ और जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे जो है स्वतंत्रता चाहिए, तभी तो उसे अपने हक की जो है आवश्यकता मिलेगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी ज़रूरत पूरी होगी, सरकार उसकी ज़रूरत पूरी करेगी। यदि उसे स्वतंत्रता ही नहीं होगी, अब चीन में चले जाइए, आप चीन में चले जाइए, वहाँ कोई विरोध करता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है सूचना आई थी कि न्यूज़ में था कि वहाँ के कई छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर रोड रोलर चलवा दिया गया। और यहाँ पे भारत में हमारी देखिए स्वतंत्रता विद्यमान है, अभी भी छात्र जो है धरने पर बैठ जाते हैं, कभी भी छात्र तो हमेशा स्वतंत्र, कभी भी धरने बैठ जाते हैं। तो यही है देखिए स्वतंत्रता। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, इसकी चर्चा अनुच्छेद 23 से 24 के संविधान के भाग 3 में की गई है। अब शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या है? यदि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, इसीलिए उसे यह अधिकार दिया गया है। अब देखिए पहले बेगारी आपने नाम सुना होगा कि लोग ज़बरदस्ती जो है कार्य करवा लेते थे और उसकी एवज में उसे मजदूरी नहीं दी जाती थी कार्य करने वाले व्यक्ति को। और आपने सुना होगा बधुआ मजदूर, ज़बरदस्ती जो है कार्य करवाते थे। अरे भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं कार्य पर जाऊँ या ना जाऊँ वह मेरी मर्जी है, लेकिन लोग ज़बरदस्ती कार्य पर पकड़ कर ले जाते थे, तो वह बधुआ मजदूरी हुई। और बधुआ मजदूरी एक प्रकार का शोषण है, तो उस शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार प्राप्त होता है वही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 से 24 में की गई है। अब यहाँ देखेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को मान सकता है, उस अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके यही है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है मौलिक अधिकार के भाग 3 के अंतर्गत की गई है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, 5वां अधिकार अल्पसंख्यकों का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के का अधिकार जो है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, यदि देखिए इनको कोई भी विशेष अधिकार न प्राप्त होता तो बहुसंख्यक वर्ग हमेशा से अल्पसंख्यकों को दबाता आया है। तो बहुसंख्यक वर्ग क्या करता? उनसे ज़बरदस्ती कार्य करवाता, उनका धर्मांतरण करवाता। अब अल्पसंख्यक में जो है कुछ एक श्रेणी है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म आदि को मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, अपने अनुसार जो है अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों यही है अल्पसंख्यकों का अधिकार, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। यह नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कहीं भी 1 नंबर में जो है पूछा जा सकता है आपसे किसी भी परीक्षा में। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि
संविधान, या तो यह पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, या तो आपको पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने प्रदान की। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। किसने प्रदान की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या। या तो है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के उपचारों के बगैर जो है यह अधूरा रह जाता, क्योंकि जब भी जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमें न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त है इस अधिकार के अंतर्गत। और उच्चतम न्यायालय इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उन 5 प्रकार की रीटों को उच्चतम न्यायालय, कौन? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या जारी करता है? 5 प्रकार की रीट। इन 5 प्रकार की रीटों का अध्ययन जब हम अलग से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ेंगे आगे, तब हम इनकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अंतिम है संपत्ति का अधिकार, जिसे अभी मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर रखा गया है, इसे जो हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा? मूल अधिकार होते क्या हैं, मूल अधिकारों को लिया कहाँ से गया है, मूल अधिकार की संविधान में चर्चा कहाँ है, मूल अधिकार के प्रकार क्या हैं। दोस्तों, आज हम निम्न बातों का ध्यान देते हैं। एक बार हम फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मूल अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। कहाँ चर्चा है? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में इसकी चर्चा है। यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है। मूल अधिकार के प्रकार, मूल अधिकार के समानता जो है 6 प्रकार हैं वर्तमान में, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे रुकते हैं, आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।